आप सभी को नमस्कार। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एविएटर क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जहां चर्चा करेंगे वो है आपका हिंदी ग्रामर को हम लोग आज आरंभ करेंगे। और हिंदी ग्रामर का ये जो सीरीज है ये आपको चैप्टर वाइज सभी पर डे आपको जो है वो क्लासेस अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो चलिए बिना अपना समय गवाए हुए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण को। और हिंदी व्याकरण में सबसे पहले जैसा कि हम और आप जानते हैं हिंदी व्याकरण की जो ये क्लास है हिंदी ग्रामर की इस क्लास का हम लोग आरंभ करते हैं। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि हमारे पास में अगर हम हिंदी व्याकरण में देखें तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पास में सबसे मूल जो ध्वनि होती है वो क्या होती है, हमारी अक्षर होते हैं। और जब अक्षरों से सार्थक क्रम में रखा जाता है तो क्या बनते हैं, आपके शब्द बनते हैं। शब्द से हमारे क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। वाक्यों से हमारे क्या बनते हैं, पद बनते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये क्रम रहता है। तो जैसा कि हम और आप जानते हैं कि सबसे अगर आरंभ की स्थिति देखी जाए तो सबसे आरंभ की स्थिति होती है आपका क्या है, अक्षर। जब हम हिंदी विषय के बारे में बात करें तो हिंदी में हमें ये पता है कि प्रत्येक भाषा जो है उस भाषा की अपनी एक वर्णमाला है, अर्थात अक्षरों का एक समूह है। और उस अक्षरों के समूह को ही क्या कहेंगे, हम वर्णमाला कहेंगे। तो सबसे पहले जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका हिंदी में, और वो टॉपिक क्या है, वर्णमाला। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो वर्णमाला है ये वर्णमाला है क्या। अगर वर्णमाला देखा जाए तो क्या कहा जाता है, वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों की माला। अब जिस प्रकार अगर आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी माला के विषय में बात करते हैं तो माला में क्या है, आपने देखा होगा कि एक प्रकार के मन के पहले होंगे, फिर दूसरे प्रकार के मन के, इस प्रकार से क्या होता है, व्यवस्थित क्रम होता है। इसलिए यदि आपसे वर्णमाला के विषय में कहा जाए तो वर्णमाला क्या है, हमारी वर्णों का व्यवस्थित क्रम होता है। क्या होता है, वर्णों का व्यवस्थित जो क्रम है वो वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही हमारा क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। तो आपसे अगर कहा जाए कि वर्णमाला क्या है तो वर्णमाला हमारी वर्णों का व्यवस्थित क्रम है। अब बात आती है कि ये वर्ण क्या है। वर्ण कहें या आपसे कहा जाए अक्षर कहा जाए या आपसे कहा जाए ध्वनि कहा जाए, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी भाषा भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो हमारी क्या होती है, वर्ण है, अक्षर कहिए या इसको क्या कहिए, ध्वनि कहिए। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि वर्णमाला में वर्ण जो हैं वो मूल रूप से आपके दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के जो वर्ण होते हैं वो कहलाते हैं स्वर, और दूसरे प्रकार के जो वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। तो अगर हम लोग स्वरों के विषय में बात करें तो हमें ये देखना है कि हमारे स्वर क्या हैं। स्वर हमारे वो अक्षर होते हैं जो उच्चारण में सहायक होते हैं। वे अक्षर जो
उच्चारण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अर्थात अगर हम किसी भी अक्षर का उच्चारण करना चाहें तो उच्चारण बिना हमारे स्वरों के संभव नहीं है। उदाहरण के लिए आप कहिए प। अब प अगर आप कहोगे तो प के साथ में क्या होगा, अ की भी ध्वनि होगी। आप बिना अ की ध्वनि लाए हुए आप प का उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा ने, अब ने कहा तो नि का उच्चारण करते समय न के साथ में ए की मात्रा भी आ रही है। अर्थात स्वर क्या हैं, स्वर वो हैं जो किसी भी अक्षर के उच्चारण में सहायक होते हैं। अर्थात ये समझ लीजिए कि स्वर आपके क्या हैं, मूल रूप से साउंड है। अगर आप देखें, आप कितना भी अच्छा गाना सुन रहे हो, लेकिन यदि वॉल्यूम उसका नहीं होगा, उसमें साउंड नहीं होगी, तो उसका कोई भी महत्व नहीं है। दूसरे हमारे होते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या है, व्यंजन वे वर्ण हैं जिनको किस प्रकार से है, जो हमेशा और हमेशा किस कारण कर किया जा सकता है, जो बिना स्वरों के जिनका उच्चारण नहीं हो सकता, वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए जरा, सामान्य रूप से अगर हम देखें तो हमारे पास वर्णमाला में जो आपके स्वर हैं उन स्वरों का क्रम क्या है। जैसे हम पढ़ते हैं अ, आ, ए, ई, ओ, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ, अन और अह। ये क्या है, अह है, अह। तो सबसे पहले यहां हमें दो बातें समझनी है। सबसे पहले क्या है कि यदि आपके कॉर्नर पर ऊपर अगर बिंदी है तो इसको कहा जाता है अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। और अनुस्वार का जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय आधे म की आवाज जुड़ जाती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, स्व, य और बिंदी है ये, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं स्वयं। क्या कहेंगे, स्वयं, स्वयं। अगर इसको लिखा जाए तो ऐसे ही तो लिखा जाएगा, स्वयं। अच्छा जी, दूसरा शब्द होता है जो पीछे दो बिंदियां होती हैं, इनको कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं, विसर्ग। इसका हम उच्चारण अगर करेंगे तो ये क्या है, अ है, अह, अह। तो यहां पर क्या है, इनको क्या कहा जाता है, ये जो बिंदियां हैं इनको कहते हैं आपका विसर्ग। और इनके साथ में क्या होता है, आधे ह की आवाज जुड़ जाती है। तीसरा आपका आता है, एक शब्द है जिसको कहते हैं हलंत। हमने कहा आधा होना चाहिए, तो आधा कैसे प्रदर्शित करेंगे, जैसे हमने कहा अहम, अह और म। इस म के नीचे जो ये लगा हुआ है इसको हलंत कहते हैं। और ये हलंत क्या काम करता है, हलंत जो है वो किसी भी वर्ण को आधा, अब आधा कहने का अर्थ क्या है, अर्थात जिस भी वर्ण में स्वर शामिल नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये कैसा है, हलंत वर्ण है। कैसा वर्ण है, हलंत वर्ण है। चलिए, अब हम लोग देखें अगर यहां पर, तो सामान्य रूप से आप एक चीज देखेंगे कि प्रत्येक वर्ग की कुछ ना कुछ मात्राएं अवश्य हैं। ठीक है, यहां प्रत्येक वर्ग है, जो वर्ण है, स्वर जो है, उसकी कोई ना कोई मात्रा अवश्य है। और जब कोई ना कोई मात्रा है तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि ये जो अ है, इस अ की कोई मात्रा नहीं है। इसीलिए अगर हम देखें तो अ को क्या कहा जाता है, अ को शहीद स्वर कहा जाता है। कौन सा स्वर कहा जाता है, शहीद स्वर। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए
कौन सा जो वर्ण है वो शहीद स्वर कहलाता है। तो शहीद स्वर क्या कहलाता है? शहीद स्वर आपका कहलाता है अ। अच्छा जी, इसके अलावा क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं है, दूसरी बात अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम उच्चारण का हिसाब देखें तो उच्चारण के अनुसार स्वर हमारे मूल रूप से चार भागों में विभाजित हैं। सबसे पहला है आपका ह्रस्व स्वर। अगर हम कहें स्वर और कैसा है, ह्रस्व है, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। ह्रस्व का अर्थ क्या है? छोटा है। इसका मतलब है कि जब आपका स्वर कैसा है? छोटा अ हो, छोटा ई हो, छोटा ऊ हो और रे हो, ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। तो उच्चारण के अनुसार स्वर आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो उच्चारण के अनुसार स्वर आपके चार प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का वर्ण है ह्रस्व और ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। दूसरे प्रकार के जो स्वर हैं वो हैं आपके दीर्घ स्वर। देखिए, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। जो ह्रस्व से मिलकर बने हैं वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ कहलाते हैं। तो ये क्या है? बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ये क्या हैं आपके? ये कहलाते हैं आपके दीर्घ स्वर। तीसरी स्थिति अगर हम लोग देखेंगे तो इसको कहते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर अगर देखेंगे तीसरा हमने कहा है संयुक्त स्वर। देखो, संयुक्त स्वर किसको कहते हैं? संयुक्त स्वर कहने का अर्थ होता है जो दो स्वरों से मिलकर बने हों। जैसे हमारा ए, ऐ, ओ और औ, ये हमारे क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और चौथा प्रकार का आपका जो स्वर है उसको कहते हैं प्लुत स्वर। कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को अगर हम ले देखें ऊ, ये क्या है? ये जो पुराना जो हम हिंदी पढ़ते, जो गणित पढ़ते हैं, जिसमें तीन का अक्षर जो बना होता है, इसी प्रकार से तीन का अक्षर बनाया जाता है, इसको कहते हैं ऊ। ये क्या है? ऊ है। जैसे आपने जब लिखा देखा होगा ओम, तो ये जो ऊ है ये क्या है? ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। चलिए अब देखो, बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। जैसा कि हमने देखा यहां पर कि हमारे पास में क्या है? हमारे पास में है संयुक्त स्वर जो है। अब संयुक्त स्वर के अंतर्गत क्या आया? संयुक्त स्वर के अंतर्गत आया ए, ऐ, ओ और औ। जैसा कि हम और आप जानते हैं, नाम कहता है कि संयुक्त स्वर किसको कहा जाता है? संयुक्त स्वर का मतलब है जो दो स्वरों से मिलकर बना हो, वही तो आपका संयुक्त स्वर कहलाता है। तो देखिए, यहां पर जो ए है ये किससे मिलकर बना होता है? ये मिलकर बना होता है अ और ई से मिलकर। तो ये हमारा क्या है? संयुक्त स्वर है। जब हम ऐ के विषय में बात करें तो ऐ कैसे बनता है? अ और ए जो मिलते हैं तो क्या बनता है? ऐ बनता है। ओ के विषय में बात करें तो अ के साथ में जब उ मिलता है तो क्या बनता है? ओ मिलता है। और जब अ के साथ में ओ मिलता है तो औ मिलता है, बनता है ना? तो इस प्रकार से, क्योंकि ये हम लोग अगर देखेंगे तो क्या होता है यहां पर हम देखेंगे कि ए, ऐ, ओ, औ किस प्रकार से आपके जो हैं संयुक्त स्वर है। दूसरी बात आती है, एक स्थिति और आती है कई जगह
ये मिलता है कि आपसे कह दिया जाता है सजातीय स्वर। कौन से स्वर? सजातीय स्वर। अब सजातीय स्वर किसको कहते हैं? सजात, स माने समान जाति से। अब जैसे आ है, आ किससे मिलकर बना होता है? अ और अ से मिलकर आ बनता है। तो ये दोनों के दोनों वर्ण कैसे हैं? सेम हैं, एक ही जाति के हैं, इसलिए इनको सजातीय स्वर भी कहा जाता है। बड़ी ई है, ये ई से मिलकर बना है। बड़ा ऊ है, ये ऊ से मिलकर बना है। तो ये कैसे हैं? ये सजातीय हैं। और दूसरे हमारे जो स्वर हैं उनको कहा जाता है विजातीय स्वर। कौन से स्वर कहलाते हैं? विजातीय स्वर। अब विजातीय स्वर कहा जाए तो विजातीय का मतलब है जो अलग अलग जाति से बने हों। जैसे हम लोगों ने कहा ए, ऐ, ओ और औ। आप देखिए ये जो हैं वो एक ही जाति के स्वरों से मिलकर या समान स्वरों से मिलकर नहीं बने हुए हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? विजातीय स्वर भी कहा जाता है। अब देखिएगा, अगर हम लोग देखें यहां पर तो एक बात हमको समझ में आई। अ, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ, अन और अह। अब देखिए यहां पर स्वरों की कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो सबका विभाजन हो गया है, लेकिन अन और अह का कहीं पर भी विभाजन नहीं हुआ है। तो अगर हम इसके विषय में बात करें तो हमारा जो अन और अह है, है ना? तो अन और अह को अगर आप देखेंगे तो अगर देखा जाए ये पूरी तरह से न तो स्वर होते हैं और न ही ये पूरी तरह से व्यंजन होते हैं। न तो ये पूरी तरह से स्वर होते हैं और न ही ये पूरी तरह से व्यंजन होते हैं। इसलिए अन और अ को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अयोगवाह वर्ण। कौन से वर्ण कहा जाता है? अयोगवाह वर्ण। अ माने नहीं, योग माने योग, जो किसी से भी योग नहीं करते, अर्थात न तो स्वरों की कैटेगरी में आते हैं और न ही व्यंजनों की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ण कहते हैं। यदि हम स्थान के विषय में बात करें, देखिए स्थान के अनुसार अगर हम देखें तो स्थान के अनुसार ये क्या होते हैं? ये किसके साथ में बैठे हुए हैं? ये स्वरों के साथ में बैठे हैं। और जब स्वरों के साथ में बैठने के बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो स्थान के अनुसार ये क्या कहलाते हैं? ये स्वर होते हैं। लेकिन यदि हम उच्चारण के अनुसार देखें, अगर हम उच्चारण के अनुसार देखेंगे तो उच्चारण के अनुसार ये क्या होते हैं? उच्चारण के अनुसार ये हमारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है? तो उच्चारण के अनुसार ये व्यंजन है और स्थान के अनुसार ये स्वर होते हैं। इसीलिए अगर हम लोग देखेंगे तो न तो ये पूरी तरह से आपके क्या हो पाते हैं? स्वर हो पाते हैं, और न ही ये पूरी तरह से व्यंजन हो पाते हैं। है ना? अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या है, किसी एक व्यक्ति का नहीं हो पाता, कभी दल बदलू किस्म का व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी पक्ष उस पर विश्वास नहीं करता। इसलिए न तो ये पूरी तरह से स्वर कहलाते हैं और न ही ये पूरी तरह से व्यंजन कहलाते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? इनको अयोगवाह वर्ण कहते हैं। प्रश्न को कई प्रकार से पूछा जा सकता है। प्रश्न आपसे अगर पूछता है कि बताइए अन और अह किस प्रकार के वर्ण हैं, तो आप कहेंगे ये अयोगवाह वर्ण है। अगर आप कहें अन और अह स्थान के अनुसार किस प्रकार के वर्ण हैं, तो अन और अह स्थान के अनुसार अयोगवाह, स्थान के अनुसार स्वर हैं। अयोगवाह नहीं कहेंगे, स्थान के अनुसार क्या है? ये स्वर हैं। और प्रश्न पूछे अन और अह उच्चारण के अनुसार किस प्रकार के जो वर्ण हैं, तो इनको आप कहेंगे उच्चारण के अनुसार ये क्या कहलाते हैं? ये व्यंजन कहलाते हैं। तो पहले प्रकार का जो हमारा विभाजन है स्वरों का, वो किसके अनुसार है? उच्चारण के अनुसार है। और उच्चारण के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे
तो यहां पर क्या है, यहां पर ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है और प्लुत स्वर है। इसीलिए यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए उच्चारण के अनुसार अन और अह, सॉरी, उच्चारण के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चारण के अनुसार स्वर आपके 4 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और है आपका संयुक्त स्वर। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रकार से। दूसरा आपका जो प्रकार है वो है जिह्वा के अनुसार। जिह्वा के अनुसार अगर हम देखें, जिह्वा अर्थात जीव के अनुसार, तो यहां पर जब उच्चारण करते हैं तो हम लोग जिह्वा का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से स्वर हमारे जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका स्वर होता है जिसको कहते हैं अग्र स्वर। जब उच्चारण करते समय जिह्वा के अग्र स्वर का, अग्र स्थान का प्रयोग हो तो ये क्या कहलाते हैं, अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे है हमारा ई, ई, ए और आई, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये अग्र स्वर कहलाते हैं। दूसरे हमारे कहलाते हैं मध्य स्वर। जिह्वा के मध्य स्थान का उपयोग हो तो कहां क्या कहलाता है, मध्य स्वर कहलाते हैं। और मध्य स्वर के अंतर्गत आता है आपका अ। तीसरे प्रकार के जो स्वर हैं वो क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं पश्च स्वर। कौन से स्वर हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं। तो पश्च स्वर के अंतर्गत बाकी बचे हुए स्वर अर्थात आ है, ओ है, ऊ है, ओ है, औ है और रे है, ये सभी आपके किसके कहलाते हैं, ये सभी आपके कहलाते हैं पश्च स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इसमें एक शब्द और आता है जिसको हम कहते हैं औ। अब देखिए औ का अर्थ क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि कॉलेज, कॉलेज, तो ये जो है, ये अगर हम देखेंगे तो औ हमारा एक प्रकार का क्या है, ये कहां से है, ये इंग्लिश से आया हुआ है। किस भाषा से आता है, ये इंग्लिश में आप यूज करते हैं। जैसे कॉलेज शब्द है तो यहां पर ये भी किसके अंतर्गत आता है, ये भी आपके पश्च स्वर के अंतर्गत आता है। अब आते हैं तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार अगर हम देखें स्वरों को विभाजन के अनुसार तो देखा जाता है, इसको कहा जाता है ओष्ठ के अनुसार। अगर हम ओष्ठ अर्थात होठों के बारे में बात करें तो यहां पर हमारे ओष्ठ जो है वो कहते हैं, ओष्ठ अर्थात होठ के अनुसार स्वर आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आवृतमुखी, आवृतमुखी, और दूसरा जो प्रकार है उसको कहते हैं अनावृतमुखी। अब आवृतमुखी क्या है और अनावृतमुखी क्या है, जरा इस पे चर्चा करते हैं। देखिए जब हम उच्चारण करते समय हमारा मुंह जो है वो व्रत के अनुसार, हमने कहा आ, हमने कहा ओ, अगर आप होठ अगर देखेंगे तो ओष्ठ जो हैं वो आपके किस प्रकार से हो रहे हैं, वो आपका ओष्ठ जो है वो हो रहे हैं व्रत के समान। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, आवृतमुखी वर्ण। अनावृतमुखी और आवृतमुखी अगर हम देखेंगे तो जो व्रत के अनुसार हैं वो आवृतमुखी, और जिनका व्रत के अनुसार नहीं है वो अनावृतमुखी कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे, जैसे अ है, जैसे है हमारा आ है, जैसे हमारा ई है, जैसे बड़ी ई है, जैसे हम देखेंगे ए है और आई है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये आपके अनावृत मुखी कहलाते हैं।
और जब हम व्रतमुखी के विषय में बात करें तो देखो ऊ, देखिए आप उच्चारण करके देखिए ऊ, अब ओ है तो होठ जो हैं वो क्या बनते हैं, एक व्रत जैसा हिसाब बना रहे हैं। तो ये क्या है, ओ है, ऊ है, ओ है, औ है, ये सभी हमारे किस प्रकार के कहलाते हैं, ये हमारे व्रतमुखी कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे की स्थिति आती है ताल के अनुसार। अब देखिए ताल क्या है, ताल अगर हम देखेंगे तो हमारी जीभ का जो ऊपरी हिस्सा है यहां पर टच करता है उसको कहते हैं मूर्धा, और पिछले वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, ताल। तो जब हम उच्चारण करते समय अगर हम देखेंगे तो स्वरों को ताल के अनुसार आपका 4 प्रकार से बांटा गया है। पहला है आपका विव्रत स्वर, और विव्रत स्वर के अंतर्गत आपका आता है आ। देखो सबसे पहले विव्रत का अर्थ क्या है, विव्रत का अर्थ होता है खुला और संव्रत का अर्थ होता है बंद। तो विव्रत स्वर के जिनका उच्चारण करते समय हमारा जो तालु है ये पूर्ण रूपेण खुलती है, आ कहा तो ये कैसा स्वर है, ये आपका विव्रत स्वर है। ठीक है, दूसरा आता है संव्रत स्वर। संव्रत स्वर के अंतर्गत क्या आता है, ई, ई, ओ, उ, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये संव्रत स्वर के अंतर्गत कहलाते हैं। तीसरा है अर्ध, देखिए अर्ध माने आधा और संव्रत माने बंद। तो अर्ध संव्रत के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो अर्ध संव्रत के अंतर्गत आता है ए और औ, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये अर्ध संव्रत स्वर कहलाते हैं। और अगर हम देखेंगे तो अर्ध विव्रत के विषय में बात करेंगे तो अर्ध विव्रत, अर्ध माने आधा और विव्रत माने खुला, संव्रत का अर्थ होता है बंद, है ना। तो अगर हम अर्ध विव्रत के विषय में बात करेंगे तो ये होता है अ, आई, ओ और ओ। ओ जो है वो एक प्रकार का कैसा है, ये आगत स्वर है ना। अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर ये थोड़ा सा इसको, ओ जो है वो आपका अर्ध संव्रत है और औ जो है वो कैसा है, अर्ध विव्रत है। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि जिह्वा के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो जिह्वा के अनुसार स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं, ओष्ठ के अनुसार स्वर आपके 2 प्रकार के होते हैं, और अगर हम तालु के विषय में बात करें तो तालु के अनुसार स्वर आपके 4 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा स्वरों का क्या किया गया है, विभाजन किया गया है ना। तो अब हम देखिए इसमें एक चीज और आती है, निरअनुनासिक। अनुनासिक कहते हैं नाक, जिनका उच्चारण करते समय नाक का उपयोग किया जाए वो निरअनुनासिक कहलाते हैं। अर्थात जहां पर भी हम चंद्रबिंदी का उपयोग कर लेंगे वो कैसे हैं, अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आज की जो क्लास है, इस आज की क्लास में हमने पढ़ा कि स्वर जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों का जो विभाजन है वो विभाजन किस प्रकार से किया जाता है, अयोगवाह वर्ण क्या होते हैं। तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे और वर्णमाला के जो दूसरा भाग है उस वर्णमाला के दूसरे भाग में हम लोग व्यंजन जो हैं वो व्यंजन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजनों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी इसका जो रिव्यू है वो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद।